ये तो मामू ही थे जिन्होंने अम्मी को समझा बुझाकर मुझे इजाजत दिला दी थी। मेरे दिल पर गम का पहाड़ टूट पड़ा था। जब गांव पहुंचा तो मुझ पर असल कयामत तब टूटी थी। मुझे बताया गया कि सिर्फ मामू का ही इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि मामू, मुमानी और अब्बू एक ही गाड़ी में जा रहे थे। उनका एक्सीडेंट हो गया और कोई एक भी बच ना पाया था। मैं तो सदमे से पागल हो गया था। मेरी अम्मी की हालत बहुत अजीब थी। हम पर वह वक्त बहुत कड़ा था, बहुत परेशानियों वाला वक्त था, क्योंकि मेरे सर से बाप का साया उठ चुका था और मामू मुमानी भी दोनों इंतकाल कर चुके थे और हम बहुत ज्यादा सदमे में भी आ चुके थे, क्योंकि एक साथ 3 इंतकाल होना, वो भी एक ही घर के फर्दों के, बहुत ज्यादा गमनाक माहौल बना देता है। 2 माह में मैंने गाँव में ही गुजार दिए थे। रजिया भी हमारे घर आई हुई थी, क्योंकि उसका अपना घर तो उजड़ चुका था। तब मैंने रजिया को बहुत गौर से देखा था। वह तो बहुत ही सीधी सादी थी, बल्कि बेवकूफ की हद तक सीधी थी। चाल चलन भी उसका पेंडू जैसा ही था। गोया कि मैं भी गांव का रहने वाला था, मगर मैं रजिया की तरह बिल्कुल भी नहीं था। मुझे तो रजिया से गोबर की बू भी आती थी। ये और बात है कि उसने आज तक गोबर को हाथ तक न लगाया था। वह तो बहुत लाडली थी अपने वालिदैन की। जब अम्मी और रजिया का गम कुछ कम हुआ तो मैंने वापस शहर की राह ली थी, क्योंकि मेरे इम्तिहानात भी होने वाले थे। शहर जाने से पहले मैं अम्मी से कहकर गया था कि आप रजिया के लिए कोई मुनासिब रिश्ता देखकर इसकी शादी कर दे, क्योंकि वह मेरे जोड़ की नहीं है। तब तो अम्मी चुप कर रह गई थी, मगर जब मैं इम्तिहानात से निमट कर वापस आया तो अम्मी ने मेरे सामने रो रो कर आंसू के समंदर बहा दिए थे। वह बोली, एजाज, तुमने 3 मर्दों की आखिरी ख्वाहिश को मानने से इनकार क्यों कर दिया है? तुम ये जान लो कि तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ रजिया से ही होगी, नहीं तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं बेइंतहा मजबूर हो गया था। माँ ने कसम अलग चढ़ा दी, ऊपर से मुझे इमोशनल ब्लैकमेल भी कर दिया। कह दिया कि अगर मैं उससे शादी नहीं करता तो मैं उनका मरा हुआ मुंह देखूंगा, और मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई था भी नहीं। अब मैं तो बेइंतहा मजबूर हो गया था, इसलिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ा था और रजिया से शादी के लिए हाँ करना ही पड़ी थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास उस वक्त कोई और भी चारा नहीं था। शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसलिए शादी के पहले दिन से ही मैं रजिया को जूते की नोक पर रखने लगा था। कुछ अरसे बाद मुझे मालूम हुआ कि रजिया तो मामू की करोड़ों की जायदाद की मालकिन है। अब इस जायदाद की देखभाल भी मुझ पर आन गिरी थी और मैं उस लालच में ही अब रजिया से रिश्ता रखने लगा था। मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैंने भी अपने लिए राह फरार तलाश कर लिया था। हुआ यूं था कि मैंने सारी जमीनें वगैरह मुलाजमीन के सुपुर्द कर दी थी और मेरा काम इतना था कि मैं हर माह आकर रजिस्टर देख लेता और बाकी का हिसाब किताब अम्मी के हाथ में दे जाता था। खुद पैसे बटोर कर शहर ले जाता। मैंने शहर में ही अपने लिए एक जॉब ढूंढ ली थी। मैंने जॉब के मुतालिक अम्मी को बताया तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया था। वह बोली, ये क्या कह रहा है तू? एजाज, ये क्या किया तूने? यहाँ तुम करोड़ों की जमीन छोड़कर कौड़ियों की नौकरी करते फिरोगे, कौड़ी कौड़ी की मुलाजमत करते फिरोगे। ये भला कैसा फैसला हुआ तुम्हारा? उन कौड़ी की मुलाजमतों से तो यहाँ की करोड़ों की जायदाद संभालो, उतना पैसा तो तुम्हें यहीं पर मिल जाएगा। मैं बोला, अम्मी दरअसल बात यह है कि मैं रजिया से शादी नहीं करना चाहता था, मुझे नहीं पसंद है वो। आपने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया, जज्बाती किया और उससे मेरी शादी गिरा दी, और अब मुझे उससे साथ नहीं रहना है। उसे ना तो पहनने का ढंग है और ना उठने बैठने का। मुझे डर है अगर मैं मुस्तकबिल तौर पर यहाँ पर रहा तो रजिया को उस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर वह खामोश रहीं। उन्होंने मुझसे मजीद कोई बात न की थी। उन्होंने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देकर भाई की बेटी की खुशियां बचा ली थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की खुशियां तो बर्बाद कर ही दी थी, यानी मेरी। शहर में मैं खूब अच्छी जिंदगी बसर कर रहा था। रजिया की जमीनों से काफी आमदनी हो जाती थी। वह मैं साथ में ही शहर में उड़ा देता था, क्योंकि मुझे अय्याशी का शौक हो चुका था। मैं जहां ऑफिस में मुलाजमत करता था वहां पर एक नई लड़की जॉब की गरज से आई थी। उसका नाम आफिया था। उसकी जानदार शख्सियत देखकर मैं उसके इश्क में मुब्तिला हो चुका था। मैं उसका दीवाना बन चुका था और अब मुझे किसी भी हालत में आफिया से दोस्ती करके उसे अपने इश्क में मुब्तिला करना था। मुझे उस जैसी ही बाएतमाद और सरफिरी लड़कियां पसंद थी। कुछ ही दिनों में हमारी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। आफिया काफी बेबाक थी। वह रजिया जैसी डरपोक नहीं थी।
मैं आफिया के इश्क में गिरफ्तार हो गया। उससे शादी के मुतालिक पूछा तो उसने झट से हाँ कह दी। पता नहीं उसे मेरे बारे में कुछ पता भी था या नहीं। आफिया से शादी करके मेरी जिंदगी में बहुत सुकून आ गया था। मेरी ये शादी खुफिया थी, घर में किसी को भी इसके मुतालिक नहीं पता था। मैं अपनी सोचों में मगन था कि आफिया की याद सताने लगी। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और उसे कॉल करने लगा। बेल तो जा रही थी मगर उसने फोन नहीं उठाया था। मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी। शाम के अंधेरे बढ़ने लगे थे। मैं जल्दी से नीचे आया और सब हिसाब किताब अम्मी को थमाकर शहर जाने की इजाजत मांगने लगा। अम्मी परेशान हो गई थी। वह बोली, बेटा सुबह चले जाना तुम, अभी कौन सा तुम्हें इतना जरूरी काम आन पड़ा है, अभी बहुत अंधेरा फैल गया है, मुझे तुम्हारी फिक्र सताती रहेगी बेटा। रजिया बोली, अम्मी जाने दें इन्हें, इनको 100 काम शहर में फंसे होंगे और वैसे भी फिर देर सवेर तो होती ही रहती है। मैं रजिया को देखता ही रह गया था। उस वक्त तो मुझे आफिया की फिक्र थी, इसलिए मैं शहर चला आया। लेकिन मैंने सोच लिया था कि रजिया के परपोज़े काट कर ही रहूंगा। मैं रात गए घर पहुंचा था। दरवाजे पर खड़ा बैल पर बैल बजाता रहा मगर किसी ने दरवाजा न खोला। यूं ही मुझे खड़े खड़े 10 मिनट हो गए। तब कहीं जाकर आफिया ने दरवाजा खोला था। वह बिल्कुल फ्रेश थी, खूबसूरत लाल लिबास पहने हुए, चेहरे पर मेकअप किए हुए थी और वो नुरुठे से अंदाज में मेरे रूबरू खड़ी थी। मैं बोला, आफिया तुम्हारी हालत देखकर तो ये हरगिज नहीं लगता कि तुम सो रही थी, फिर मुझे इतनी देर इंतजार क्यों करवाया? तो वह बड़ी अदा से बोली, मैं सो ही रही थी मगर जब बेल हुई तो उठ गई। दूरबीन से देखा तो आप दरवाजे में खड़े थे और ये मैंने जल्दी से शॉवर लिया और यूं सज धज कर आपके सामने आ गई। यूं इंसान अच्छा तो नहीं लगता ना कि इतने दिन बाद शौहर घर वापस आए तो बीवी अजीब से हुलिये में उठकर शौहर के सामने आ जाए। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, आफिया बात तो तुमने मुनासिब ही की है। आफिया ऐसी थी कि उसकी सोहबत में मैं सब कुछ भूल जाता था, हर गिला हर शिकवा। आफिया ने मुझसे शॉपिंग की फरमाइश कर दी थी। वह महंगी चीजों की शौकीन थी। मेरी तनख्वाह तो इतनी नहीं थी कि उससे आफिया के शौक पूरे हों, लेकिन मेरी बीवी रजिया की करोड़ों की जमीन की आमदनी इतनी थी, इसलिए अब मैं रजिया की जमीन का लालच भी करने लगा था। अगर उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली तो सारी जमीन उसके शौहर के पास चली जाएगी और मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। मुझे शहर में भी रह रहकर रजिया के अजीब से रवैये का ख्याल आता रहा, इसलिए मैं एक हफ्ते शहर में रहकर काम का बहाना बनाकर गांव चला आया था। आफिया बहुत रोई थी। वह मुझे जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। वह कहती थी कि आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता और मुझे डर भी लगता है, मगर मैं क्या कर सकता था, मेरी भी मजबूरी थी। खैर उसके डर का मैंने इंतजाम कर दिया था और उसे नया चौकीदार भी रखवा दिया था। मैं घर पहुंचा तो अम्मी घर पर मौजूद नहीं थी, जबकि रजिया बेहतरीन लिबास में मलबूस थी। उसने बहुत प्यारा सा मेकअप किया हुआ था, हाथों पर भी मेहंदी लगाई हुई थी। मैंने उससे पूछा कि ये तैयारी क्यों कर रही थी, तो वह नरोठेपन से बोली, अपनी सहेली की शादी बल्कि खाना बर्बादी में गई थी, इसलिए तैयार हुई थी। मैं उसका जवाब सुनकर हैरान रह गया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।